हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा 8 क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7। ये देखिए अध्याय 7 जो कि है जन सुविधाओं के बारे में। जन सुविधाओं का मतलब सभी को पता है कि इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी आम जनता, सभी आम जनता के लिए, सभी लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये है जन सुविधाएं, यानी कि सभी लोगों के लिए बराबर सुविधाएं देना, घर देना, पक्के मकान देना और पानी की सुविधाएं, रहने के लिए अच्छी जैसे कि साफ सफाई, सड़कें, कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना, इस तरह से सभी के लिए अच्छे काम की जगह देना, उनको काम करने के लिए कारखाने वगैरह में उनको काम मिलना चाहिए और सभी जगह पर बाजार वगैरह की सभी चीज़ों की सुविधाएं होनी चाहिए उनके लिए। जैसे कि हर इंसान के लिए, हमारे जैसे कि हमसे लगा लो, हम आम जनता में ही शामिल है। हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए, घर चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ें चाहिए ना। तो ये सभी चीज़ें उनको किस तरह से उपलब्ध कराएं, इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं जन सुविधाओं के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लास्ट में बने रहना और वीडियो को अच्छी लगे तो आप लाइक करके भी जाना। ये देखिए सभी यहाँ पर चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। कहीं पर पानी बर्बाद हो रहा है, कहीं पर पानी के लिए लाइनें लगी हैं। सुविधाएं यानी कि घरों में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पानी पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से हर इंसान को जो है मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है ना उनकी, वो पूर्ति करवाना। यह यहाँ पर फोटोज़ दी गई हैं। ये यहाँ पर देखिए पानी की कतारें लगी हुई हैं, चित्रों में दिखाया गया है। महिलाएं पानी की लाइन में लगी हुई हैं। चेन्नई के लोग और पानी, ये स्टोरी दी गई है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से जन सुविधाओं का मतलब क्या है। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। यानी कि वो एक सरकारी अफसर है और उनकी जान पहचान है। जब पानी की कमी होती है तभी फ़ोन घुमा देते हैं और पानी आ जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है क्योंकि लोग उसको शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है, उनको पैसे देकर के पानी खरीदती हैं। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं और पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों के घरों में जल शोधन उपकरण लगवाए गए हैं। अगली है मणिपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं लेकर आ सकता और पीने के अलावा शिवा बाजार से पानी की बोतलें भी खरीदता है। पानी की कितनी तंगी है, कहीं पर जो है पैसे दे करके पानी खरीद रहा है, कहीं पर कुछ ऐसे हैं लोग भी हैं जो कि शहर में नहीं आ सकते सिर्फ पानी की कमी की वजह से। पद्मा घरेलू नौकरानी है और वह सदा पेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया है 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए बोरवेल से पानी आता है, यानी कि टाइम फिक्स कर दिया है कि 20 मिनट के लिए पानी आएगा। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है क्योंकि वहाँ पर 30 झुग्गियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और 20 मिनट ही पानी आएगा। इस पानी को लोग नहाने, धोने, पीने सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम आता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घरों जो है घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, यानी कि टैंकरों का लिए पानी के लिए टैंकरों का वेट करना पड़ता है घंटों तक खड़े होकर के। इतनी पानी की तंगी है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, संविधान ने किस तरह से जीवन के अधिकार के रूप में पानी को दिया है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करता है बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति ये है कि जिन देशों में दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध ना हो तो जैसे कि सहज रूप से उपलब्ध होगा
तो इन मौतों को वो रोक सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पीने का जो पानी है, पानी को अधिकार के जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है और इसका मतलब है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात पर फिर दोहराया गया था, इस बात को कि पीने का पानी स्वस्थ उनको मुफ्त में दिया जाए या फिर कम कीमत पर। पत्र भेजने वाला किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर का जिला कलेक्टर के आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। जन सुविधाएं। अगला है जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं और इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं और विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने में आसानी होगी और न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा भी होगा। इस तरह से जन सुविधाएं एक चीज से सभी का फायदा होगा। सरकार की भूमिका क्या है? चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर तो जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक ये है कि सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं, यानी कि अपने फायदे के लिए। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय में हम पढ़ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं, ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने और मलेरिया रोधी अभियान चलाने में किसी कंपनी को क्या मुनाफा होगा? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं होगा अपना। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि स्कूलों से लोगों का फायदा भी होगा और उससे क्या होगा, वो स्कूल चलाएंगे तो उनका भी फायदा होगा। हमारे पास इस हादसे के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह पर निजी कंपनियों को टैंकरों या फिर सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग उसका खर्चा उठा पाते हैं। ये सुविधाएं सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक सुविधाएं पाएंगे, यानी कि पैसा दो और हमेशा खुश रहो। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन जन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने की से वंचित रह जाएंगे। ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि वे लोगों की मूलभूत जरूरतों की पूरी कर सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर आनी चाहिए। यानी कि संविधान में जो ये कानून बनाए गए हैं वो सरकार ही जो लागू करती है ना, तो इसलिए जो लोग जीवन जीने के लिए स्वस्थ पानी, घर, वातावरण, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सभी जिम्मेदारी जो है सरकार की होनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है और इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करते हैं, यानी कि पूरे साल पिछले साल कितना खर्च हुआ, बजट इसलिए पेश करते हैं। और अगले साल के खर्चों की योजना भी सामने रखती हैं कि अगले साल हमने ये योजनाएं बनाई हैं, इनको लागू करना होगा, इससे इतना खर्चा होगा इन सभी चीज़ों को।
बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूलने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने को सरकार का पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने और पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्चा करना पड़ता है और सरकार इन खर्चों को खुद कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सकते हैं। यानी कि हमें जो चीज़ें मिलेंगी ना हमारे लिए, वो क्या उसका पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास, हम हमारे जरिए किसी ना किसी रूप में कर वसूल के वो हमसे ही लेंगे। ये देखिए, ये दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे कर का, कितनी चीज़ों का कर। देखिए, पेंशन में 5%, अन्य में 8%, वित्त आयोग एवं अन्य वितरण में 5%, आर्थिक सहायता में 5%, और आगे देखिए रक्षा में भी 9%, केंद्रीय प्रायोजित में, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजन में, ब्याज अदायगी में, इन सभी से पैसा वसूलती है हमसे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे देखिए बसों के बारे में याद दिया गया है। कम दूरी के लिए बसें सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली और अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है ताकि लोगों को बसों में ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए उन्होंने मेट्रो की परियोजना बनाई है। और दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है कि आपकी राय में दूसरे भागों के लिए उसके क्या हल ढूंढना चाहिए सरकार को? यानी कि दिल्ली में तो उन्होंने जो है अपनी जनता के बारे में सोच करके उन्होंने रेल चला दी, मेट्रो चला दी, लेकिन कहीं और भी तो होगी ना सभी चीज़ों के लिए, वाहनों के लिए, बसों के लिए, आने जाने की दिक्कत लोगों को, वहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए? चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? यानी कि पीछे हमने पढ़ा था ना कि चेन्नई में पानी की कितनी कमी है, किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं। अब चेन्नई में पानी की आपूर्ति हुई या नहीं हुई और किस तरह से सबको पानी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है और बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव होता है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत ही मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी और नगर पालिका की आपूर्ति में शहर की लगभग आधी जरूरत पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है और कुछ इलाकों में बहुत ही कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में पानी ज़्यादा आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलपूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है यानी कि गरीबों को सबसे ज़्यादा सामना करती है। वो पैसे वाले होंगे, वो तो पैसे देकर के पानी खरीद लेंगे, गरीब कहाँ से लेंगे? जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं और वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर तथा बोतलबंद पानी खरीद करके अपना काम चला लेंगे। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल यानी कि सुरक्षित पानी मिल सकता है, शुद्ध पानी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होते हैं और वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे पानी साफ कर सकते हैं और इनका इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है और स्वस्थ पानी भी उन्हीं को मिलता है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत ही दूर है। किसानों से पानी छीनना, ये यहाँ पर भी देखिए किसानों से किस तरह से पानी छीन रहा है। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामदूर, पालूर और कारुंजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गाँव में पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं और हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं।
ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। और इस तरह न केवल खेती का पानी छिन रहा है बल्कि गांव के लिए पीने का पानी की आपूर्ति भी कम पड़ रही है। और नतीजा ये है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल स्तर बहुत ही बुरी तरह से गिर चुका है। क्यों? क्योंकि वो पानी किसानों के लिए है, खेती के लिए। अगर वो पानी किसान अपने लिए यूज करेंगे ना, गाँव के लिए, खेतों के लिए, खेतों में देंगे तो जल स्तर बना रहेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, खेती में पानी देते नहीं हैं और शहरों में बेच देते हैं पैसों के लिए। इस वजह से क्या हो रहा है, वो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है बिल्कुल। विकल्पों की तलाश देखिए, पानी के लिए किन किन विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। चेन्नई की स्थिति काफ़ी अनूठी नहीं है, कोई अनूठी नहीं है। और गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का ये हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है और ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। यानी कि पानी बेचने के लिए जो कंपनियां हैं, पानी की कमी है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बना रहे हैं, खोल रहे हैं। आज कोई नया आ गया, कल परसों नया आ गया, इस तरह से पानी बेचने के लिए उनको तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। और पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने ये मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। जहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो रही, वहाँ पर लोग ऐसे ही पानी को वेस्ट कर रहे हैं। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। और कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। और उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम करेंगी, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि निजी कंपनियां अच्छे से काम करें। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत ही कम है और दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। जैसे कि नीचे बॉक्स में देखिए आप, पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। देखिए, पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वस्थ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर गिरावट के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उन्हें स्वस्थ जल मिल रहा है पीने के लिए। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों के केवल आधी कीमत की गई है। विभाग को भी ज़्यादा फायदा है और इसके इस्तेमाल जलापूर्ति के सुधार के लिए किया जाता है और ये जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर के तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधों को पक्ष से सुनती है, यानी कि जो जनसभाएं होती है ना, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है तो वहाँ पर लोगों का पक्ष सुनती है। जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में और वोट के जरिए फैसला करती है, यानी कि किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसी को। यहाँ पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई है। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत भारी इजाफा हुआ है। इस कारण बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में दंगे भी फैल गए हैं, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन करके दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। और भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण बहुत ही कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार ला सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली गई थी, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग तय करता था और वहीं उन्हें काम करने और इजाज़त देता है। लेकिन इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार की तरफ से आते हैं ना, इसलिए ये निजी कंपनियां नहीं लेकर के आती। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है और यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है।
यह रेलवे का हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोगों को भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करना चाहिए कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह पाते, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको शहर में वो नहीं रह पाते, काम करने के लिए आते हैं, सिर्फ इसलिए दूसरे गाँव से आते हैं। ये देखिए बिजली के तार वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पर फोटो दी गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार आज भी अंधेरे में रहते हैं, यानी कि बहुत बोलते हैं ना कि 44% घरों में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन कितने गरीब लोग अभी भी जो है अंधेरे में रहते हैं। निष्कर्ष देखिए, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन इस मोर्चों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हो पा रही है और आपूर्ति में कमी है। इसका वितरण में भारी असमानता दिखाई दी है और महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है और इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने की समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। ये था हमारा आज का चैप्टर जन सुविधाओं के बारे में। यहाँ पर भी कुछ एक समरी दी गई है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। हमारे लिए जो है शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर के अपना काम निपटा लेते हैं, लेटरिन तो हमारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1996। ये देखिए शौचालयों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पीने के साफ पानी के अलावा ये भी ज़रूरी है कि पीने का पानी से और पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चला कि भारत के 87% परिवारों के पास क्या है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वस्थ सुविधाएं यानी कि घर के भीतर शौचालय नहीं है 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति और निम्न आयु वर्ग के लोगों के लिए सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों से इस संगठन ने 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या फिर अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। और शहरों में शौचालय का इस्तेमाल केवल प्रति 2 रुपये शुल्क लिया गया है। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद ये जानना चाहें कि ये शौचालय कैसे होते हैं। ये था शौचालयों की भी दिक्कतें हैं, रहने सहने हर एक चीज़ के लिए जन सुविधाएं इसलिए कहा गया है कि उन्हें हर चीज़ के लिए जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फोकस किया गया है कि पानी की कमी के सबसे ज़रूरी होता है ना, पानी जीवन का आधार, इस तरह से। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। कल हम करेंगे 8 चैप्टर और कल हमारी पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमारी 8 क्लास की हिस्ट्री बाकी बचेगी। तो 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास सभी की जो है NCERT की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो बनाई गई है प्लेलिस्ट। आप पूरी प्लेलिस्ट देखना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और तब के लिए सभी को गुड लक। एग्जाम की तैयारी करते रहो, एक बार आप जरूर कामयाब होगी। सभी को